ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम हमारा मुद्दा हमारा उदयपुर कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कांग्रेस की महिला मोर्चा से अध्यक्ष नजमा में फरूद और साथ ही हमारे हैं डॉक्टर शिल्पा पामेचा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज दर्शकों की तरफ से आज हमने कांग्रेस और बीजेपी के दो ऐसे कद्दावर नेताओं को बुलाया है जो आज का एक ज्वलंत मुद्दा उदयपुर से जुड़ा है। हमारी एक मासूम बेटी के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और आखिर कहां तक इस तरीके की बेटी इन दरिंदों के हत्थे चढ़ती रहेगी। आज इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए और कहां तक इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं उसके लिए आज हमने हमारे इन खास मेहमानों को स्टूडियो में बुलाया है। फिर से मैं दोबारा आप दोनों का पुनः स्वागत करना चाहूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी शिल्पा जी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है और वर्तमान में भी आप बेटियों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कृत्य है कहाँ तक आप इसको ले जाना चाहेंगे या उसकी क्या टिप्पणी आप अपने शब्दों में करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 91 का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया और इस पे एक टॉक रखी कि हम लोग इस बारे में कहें। हालांकि कहने के लिए कुछ भी नहीं क्योंकि जो कृत्य हुआ बहुत ही गलत हुआ है। आज हमारे स्कूलों में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो माँ बाप अब बच्चियों को कहाँ भेजेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस तरह की वारदातें समाज को क्या संदेश दे रही है? तो मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल भी सही नहीं हुआ जो हुआ और कहीं ना कहीं इसमें स्कूल प्रशासन पूरा जिम्मेदार बनता है कि उन्होंने किस मानसिकता वाले लोगों को अपने यहाँ पर टीचर के रूप में रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला प्रश्न करते हैं हमारी महिला अध्यक्ष है कांग्रेस से जुड़ी हुई। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो ये पूरा घटनाक्रम है इसमें आखिर आप किन किन लोगों को इसका गुनहगार मानती हैं? गुनहगार तो पहले आपका धन्यवाद। मैं नजमा मेवा फरोश, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस मामले में गुनहगार सबसे पहली यहाँ की जो गलत मानसिकता देखी जाती है लोगों में, पहला तो वही है कि मानसिकता गलत है और वो कहाँ से मिलती है? वो आपके परिवार से, आपके जो आसपास का एरिया है, आपका जो माहौल है उससे वो मानसिकता बनती है आपकी। जो बच्चा बचपन से कभी माँ बाप को या किसी को भी ऐसा देखता है जैसा जो आपस में घर में लड़ाई होती है तो वो बच्चा भी लड़ाकू हो जाता है, ऐसा होता है। तो मानसिकता बेसिक तो हमारे घर से ही आती है। पर जो ये ऐसे कृत्य हैं इनको अभी तक हम रोक नहीं पाए क्योंकि इनके लिए एक ठोस कानून नहीं बना। इसके केस लंबे चलते हैं। अब जाके जो पॉक्सो कोड बनी है और जो पॉक्सो में जो होते हैं उसमें भी बहुत लंबा हो जाता है और फिर क्या होता है उसकी वो जांच होती है, उसमें वो परिवार कहीं ना कहीं बहुत एक्सपोज हो जाता है। उनको बाहर निकले में उन बच्चियों को बहुत शर्म आती है, लोग उनको ऐसी नजर से देखते हैं। एक तो ये बंद होना चाहिए कि उन बेटियों को, उन औरतों को जिनके खिलाफ ये हुआ है उनको एक्सपोज नहीं करें, बेशक लड़ाई लड़ें। और जो संस्था, जिस संस्था में ये हुआ है, अब कहाँ 13 साल की बच्ची और कहाँ वो अधबूढ़ा इंसान, अब सोचने वाली बात है। सुना है कि उसका बैकग्राउंड भी ऐसा आपराधिक ही था। तो क्या संस्थाएं बगैर जांच पड़ताल के ले लेती है? अगर आप सब्जी मार्केट में जाओगे 1 रुपए का धनिया भी खरीदोगे तो आप बहुत देख परख के करोगे। पर जब आप इतने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य आपके हाथ में होता है, जिसको देना चाहते हो आपके इसका भविष्य, बच्चों को सुधारना, उनको कैसे बिगाड़ते हैं, इन कलियों को कैसे मसला जाता है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरीके से आप शिक्षा के मंदिर में इस तरीके के दरिंदों को ज्वाइनिंग दे देते हैं और वो भविष्य क्या लिखेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके के कृत्य वो एक बेटी के साथ करते हैं और उसके बाद कानून भी इतना ढीला है कि वो इस कार्य को जब किसी मंत्री के, जैसे कि अभी वर्तमान में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी माहेश्वरी जी का एक्सीडेंट हो गया था राजसमंद में, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, उनको अपराधियों को पकड़ लिया गया जबकि वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था लेकिन उसको बड़ा अहम मुद्दा माना गया। लेकिन एक बच्ची जो इतनी छोटी है,
हम सबकी बच्चियां भी घर में हैं, छोटी है, अगर किसी और के साथ ऐसा हो जाता या अपने ही घर की बेटी के साथ हो जाता तो क्या कानून इतना ढीला रवैया अपनाता? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो एक राजनीतिक लेवल से जो थी उनके साथ हुआ। आम आदमी कहाँ है इस रोल में? आम आदमी की कोई पूछ नहीं है। यहाँ ये होता है कि जिसकी पहुंच है, जैसे अभी जो संस्था है, सारा जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आलोक संस्था में हुआ ये। आलोक संस्था के जो संस्थापक हैं या उनके जो डायरेक्टर हैं वो कितनी पहुंच वाले हैं, ये सभी उदयपुर में नहीं, राजस्थान में सभी जानते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए उनको जब ये होना चाहिए था कि हाँ मैं खड़ा हूं, अगर मेरी गलती है तो मुझे मैं पनिश के काबिल हूं तो मुझे दें, पर पहले उस इंसान को अरेस्ट करवाते। पहले उनकी प्रायोरिटी, उनकी जिम्मेदारी ये बनती कि उसको अरेस्ट करवाते। वो अपना राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करके उस चीज को रफा दफा, उन्होंने तो यही कह दिया कि संस्था का इसमें कोई लेना देना क्यों नहीं है। संस्था का लेना देना है, आपकी संस्था में ये सारा कृत्य हुआ है तो फिर क्यों लेना देना नहीं है? आपको अपनी जिम्मेदारी, अगर सपोज अगर सोचो कि अगर इसकी जगह आपकी बेटी, आपकी बहन के बच्चे या किसी भी नेता के होते, किसी बड़े नेता के होते, तो आपका अभी तक आपका स्कूल धराशायी हो जाता, जमीन पे आ जाता, बुलडोजर चल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी शिल्पा जी से कि जैसा कि अभी आपने बताया नजमा जी ने कि स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहा है, वो अपराधी को तो सजा दिलाना चाहते हैं लेकिन वे ये कतई नहीं मानना चाहते हैं कि ये अपराध कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी भी गलती रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो गुनहगार है आखिर आप वो किसे मानती हैं? देखो, सबसे पहला गुनाहगार तो कृत्य करने वाला ही है। दूसरा है कि स्कूल प्रबंधन, जब आप छुट्टी के दिन बच्चों को बुला रहे हैं तो आपकी क्या जवाबदारी बनती है कि भाई माधुरी जी, ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स तो बच्चों को भेज देते हैं, छुट्टी है या कुछ भी है, अगर उनकी और फ्रेंड्स जा रही है, उनको एक्स्ट्रा क्लास बुलाया है या कुछ भी है, तो वहाँ पेरेंट्स किसके भरोसे भेजते हैं? स्कूल के भरोसे भेजते हैं कि स्कूल में बच्चा सेफ है। और जहाँ अपन सोच रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो अपन बच्चों को बोल्ड बनाने के लिए वहाँ भेजते हैं कि स्पोर्ट्स में जाएगा, एक्टिव रहेगा बच्चा, बोल्ड है, और गर्ल्स स्पेशली कि वहाँ कुछ सीखेगी, अपना सेल्फ डिफेंस सीख पाएगी। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो बच्चे और वो माँ बाप कहाँ जाए? जिस पे बीतती है वही जानता है। आज अगर स्कूल प्रशासन इस चीज को नहीं लेता है तो ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से विमुक्त हो रहे हैं वो, कि क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि बच्ची अकेली कैसे किसी स्टाफ के पास में थी, वहां और कोई क्यों नहीं था, वहां आपका गार्ड क्या कर रहा था, आपकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ थे। इस तरह की घटना के लिए 100% प्रबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने वहां का मैनेजमेंट सही नहीं कर रखा था। और सबसे बड़ी बात, आप अगर अपने यहाँ पर कोई भी स्टाफ रखते हैं तो आपको सेल्फ उसकी गारंटी लेनी चाहिए कि भाई मेरे यहाँ का स्टाफ है, ये कभी इधर उधर नहीं होगा या इसकी अच्छी मानसिकता है। मैं तो कहती हूँ कि आने वाले समय में हर स्कूल को इससे एक शिक्षा लेकर ऐसा करना चाहिए, काउंसलर से काउंसलिंग करने के बाद ही किसी को अपने यहाँ पर अपॉइंट करें कि वो किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी पूरी आईडी वगैरह लें, उनकी पूरी पिछली जांच पड़ताल रखने के बाद रखें। आप कम सैलरी पे रखते हैं, ये सोच के मत रखिए कि हमें नहीं मिल रहा है हम किसी भी सैलरी वाले को रख दें, तो इसका मतलब है आप अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं। तो हमें अगर अच्छी गुणवत्ता शिक्षा में चाहिए, घर में संस्कार चाहिए, तो टीचर भी आपको अच्छी मानसिकता वाले रखने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अच्छी मानसिकता वाले अगर आप शिक्षक रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चों का भविष्य तो उज्जवल होगा ही, क्योंकि आज के समय में बच्चों को शिक्षा से ज़्यादा सुरक्षित रखना स्कूलों के लिए ज़्यादा मुद्दा बन गया है। तो नजमा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या प्रशासन, क्या कद्दावर नेता इस ओर रुख करेंगे कि जिले में जितने भी है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उदयपुर जिले, तमाम वो स्कूल जहाँ के प्रशासन अधिकारी है प्रशासनिक, क्या वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि बच्चों को हम हमारे विद्यालय में या विद्या के मंदिर में हम कब तक सेफ और किस तरीके से सेफ रखेंगे, और इसके पीछे जो एक कड़ा कदम है वो क्या उठाएंगे? कैसे लेंगे वो इस पे जिम्मेदारी कैसे लेंगे? उनको दूसरे बातों से फुर्सत मिले, जब आपस में लड़ने या लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तभी ना। मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, वो अपोजिट पार्टी से है, मैं अपोजिट पार्टी से हूँ, पर इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इस नफरत से बाहर निकलेंगे तो किसी बुराई से लड़ेंगे, हम इस नफरत से नहीं निकलेंगे तो बुराई से कैसे लड़ेंगे? रही बात कानून की, तो भले दुनिया में कुछ भी हो जाए, जिसने कोई कत्ल किया है उसको माफ कर दो, वो लंबे चल जाए, कोई बात नहीं, पर अगर ये है
तो इसमें बगैर जांच पड़ताल के कोई भी नहीं, उसको फौरन फांसी की सजा होने का कानून पास करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, कोई ऐसा कानून लाओ जिसमें देश की बच्चियां सुरक्षित हों। और एक जैसे हम हर चीज के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास होती है किसी के लिए, अभी पिछले बार जब मैं कोई पूछा गया था तो मैंने कहा था कि बच्चियों के लिए एक आत्मरक्षा का कोर्स अलग स्कूल में चलना है, या तो आत्मरक्षा सिखाने वाला ही खुद उसका भक्षक बन गया, तो हम किस पे यकीन करें ये बताइए। हाँ, बच्चियों को आत्मरक्षा आनी चाहिए और उसको घर से मिलनी चाहिए आत्मरक्षा और बोल्डनेस कि अपनी बात आराम से कह सके, जोर से कह सकें, और जरूरत पड़े तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें। बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा आगे कदम उठाना चाहिए। और वर्तमान में जो छोटी से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे कानून को एक ठोस कदम उठाने की कतई ये कड़ी आवश्यकता है। और आज का मुद्दा ही ऐसा है, तो इस तरह की घटनाएं तो हो रही है, जैसा कि अभी नज़मा जी ने बताया। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए शिल्पा जी, हमको ऐसे कौन कौन से कानून लाने चाहिए? क्योंकि अभी वर्तमान में जैसे स्थिति हम देख रहे हैं, और अभी आपने देखा हाल ही में महिला एवं बाल विकास आयोग ने भी अपना कदम बढ़ाया है इस जो मासूम बच्ची है इसके साथ जो कृत्य हुआ है उसको रोकने के लिए और उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, लेकिन अब तक भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो आखिर ये क्या वजह है कि मतलब एक इतना बड़ा आयोग जिसके भरोसे बच्चियां सेफ रहती है, अगर उसका कदम रखने के बाद भी उस अपराधी को सजा नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है और ऐसे क्या ठोस कदम हमें उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अपराधी तो कहीं पर भी हो, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उसको विद इन हावर्स में ले सकती है। उसके लिए है कि आपको किसी पावर पद में किसी में भी दबाव में नहीं आना है, और आप बिल्कुल एक निर्णय पोजीशन में उस व्यक्ति को ढूंढना चाहेंगे तो पुलिस के पास में इतनी टेक्निक्स होती हैं कि वो आरोपी को किसी भी कोने में से ला सकती है। आप उसके घर में जा सकते हैं, आप उसके घर वालों से पता लगा सकते हैं, उसकी चीज़ों की आप कुर्की कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि कुर्की करके उस बच्चे के लिए सेफ्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि आज जो कृत्य उस बच्ची के साथ हुआ, जीवन तो उसका खराब हुआ ना। कृत्य करने वाला तो कृत्य करके चला गया, और बेचारी बच्ची का तो पूरा जीवन है। आज वो कैसे उठे बैठे सब चीज करे, समाज और उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जितना उस बच्ची की मेंटेलिटी पे फर्क पड़ा है। आज उसको उठते बैठते हर चीज में वो चीज नजर आएगी, उसका क्या समाधान करेंगे? इन सब चीजों के लिए मैं कहती हूँ कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, उनके नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। हमारी जो भी कानून व्यवस्था है उसमें ये होना चाहिए कि अगर आपका जुर्म प्रमाणित है तो ऐसे दुष्कर्म व्यक्तियों को एक बार सरेआम फांसी लटकानी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये समझ आए कि यार ये कितना बुरा कृत्य है। क्योंकि जिसके साथ, जिस महिला के साथ, जिस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य होता है, उसका आगे का जीवन बिल्कुल नर्क जैसा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, मैं और भले ही हमारे साथ में साथी ये हैं कांग्रेस से, हम दोनों ही आज इस प्लेटफॉर्म पे तो यही कहना चाहेंगे कि हम समाज जुट पे एक साथ हैं कि हमारी बच्चियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। राजनीतिक अपनी जगह पे हैं, हम दोनों अलग अलग राजनीतिक फील्ड से, लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है कि ऐसे आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाए, उनके लिए कठोर कानून की व्यवस्था की जाए। जैसा कि शिल्पा जी आपने अभी मुझे कुछ ही वक्त पहले बताया कि उसकी पूरी संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए। आप सभी को पता है कि वो अभी बंदा थार लेकर घूम रहा है, और आपराधिक स्टेटस भी अगर हम देखें तो पहले भी कई बार ऐसी वारदातें वो कर चुका है जिसके पीछे उसके पास पिस्तल तक भी बरामद की गई है। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितनी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो जैसा कि कुर्क तो कर दी जाए, लेकिन आखिर क्या ये इंसाफ बच्ची को मिल सकता है? सिर्फ ये वादे कहने में ही सच साबित होते हैं? वास्तविक धरातल पर हम देखें तो संपत्ति को कुर्क कर कर उस बच्ची को दी जा सकती है या जाएगी? इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारी जनता को बता दें। देखिए, संपत्ति तो कुर्क हो जाती है जब आरोपी नहीं होता है या उसके एवज में उसकी संपत्ति कुर्क का नया कानून है। लेकिन ये है कि उस बच्ची को दी जाए या नहीं जाए, उसका निर्णय कोर्ट के आधार पर निर्धारित होता है। और मैं तो क्यों, कुछ भी आज उस बच्ची के लिए कर दोगे, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो पल आप दोहरा नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते, उसकी जिंदगी वापस आप नॉर्मल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ इंसेंटिव कदम हम बढ़ा सकते हैं कि आगे वही स्कूल है, स्कूल प्रबंधन उसकी पूरी शिक्षा का जिम्मा उठा लें, उसके माँ बाप को एक मेंटली फ्री करें,
और जो भी उस आरोपी के द्वारा जो भी जब्त होता है करता है, उस एक मुआवजा उस बच्ची के लिए सिक्योर किया जाए और उस बच्ची को एक मेडिकल काउंसलिंग दी जाए, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत उसके लिए कर सकते हैं। बाकी अगर कहने को कुछ भी कहा जाए, हम आज कुछ भी कर लेते हैं तो भी उस बच्चे की मानसिकता को हम बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाएंगे उस तरीके पे। तो सबसे ज़्यादा तो यही ज़रूरी है कि आगे ये रिपीट ना हो, तो हमें उस कानून को बदलना होगा, उसके इंसाफ को बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केस चलते हैं ना वापस लंबे लंबे चलते रहते हैं, तब तक तो मतलब बहुत कुछ चीज़ों से वो बच्ची गुजर चुकी होती है, उसके पेरेंट्स को मतलब वो पूरा सजा उसका परिवार काटता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक में इसको खत्म करके और इसकी सजा सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी रखनी चाहिए। बिल्कुल। नजमा जी, आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी नज़रों में भी फांसी के अलावा कोई ऐसी कोई सजा है जो हम इस दरिंदे को दे सके, जिससे अगली बार दोबारा ये इस तरीके के कृत्य, ये व्यक्ति ही नहीं, ऐसे कई दरिंदे हैं जो छुपे हुए हैं, वो भी भविष्य में ऐसे कृत्य ना कर पाए? हर बार हम बैठते हैं, हम हर बार यही सवाल आता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो तब यही सवाल उठता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो 2-4 दिन 15 दिन गुजरते हैं, लोग भूल जाते हैं। ये चीज भूलने वाली नहीं है। भूलाना उनको है जो उससे 2-4 हुए हैं या गुजरे हैं, उनको भुलाने के लिए कोई कार्य करना चाहिए। जैसे शिल्पा जी ने कहा कि उसकी वो क्रुक करके और उसके लिए कोर्ट करेगा तो कोर्ट करेगी, कब तक उसको न्याय मिले, बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत प्रक्रिया लंबी है। उसके लिए ये चाहिए कि उसकी सारी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर आए। उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए उसको उस स्कूल में वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो सारे बच्चे वही सामने आएंगे, वो सवाल करेंगे, वो बच्ची कैसे क्या करेगी। उसकी व्यवस्था किसी अलग स्कूल में, किसी अलग जगह कराए, अलग कॉलेज में कराए, और उसका सारा मेंटेनेंस स्कूल प्रशासन दे। प्लस उसके बाद वो जो है पुलिस के ऊपर खुद आगे चल के, जो संस्था के संस्थापक है वो खुद आगे चल के और प्रशासन का साथ दे, पुलिस प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए, उनके साथ चल के। और उसको आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, नेट है, आप फोन टैप कर सकते हो। सिम बदले तो आप उसके फोन के, जो फोन थोड़ी बदलता है, सिम बदलता है, सिम बदलता है। आपकी गाड़ी है, इतनी हर जगह टोल ना, ये टैक्स लगे, नाके लगे हुए हैं, सब जगह सीसीटीवी लग रहे हैं। आप लेकिन नजमा जी, एक प्रश्न इसी बीच में पूछना चाहूंगी कि इस दरिंदे ने, जो मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यही शब्द उस व्यक्ति के लिए एप्रोप्रिएट है कि दरिंदा, सिर्फ वह एक दरिंदा ही है। उस दरिंदे ने जब ये कृत्य किया था तो क्या स्कूल में गार्ड नहीं था? क्या स्कूल में कैमरे नहीं लगे थे? और अगर नहीं लगे थे और लगे थे तो फिर स्कूल के जो प्रशासन थे, जो प्रबंधक था, अगर उसके स्कूल में चोरी हो जाती है मान लो, तो क्या चोर को वो स्कूल प्रशासन छोड़ देते इतने जल्दी नहीं पकड़ता? और उसके अलावा भी ये है कि स्कूल में अगर एक ड्रीम ट्रेनर है, आपने लड़कियों की सेफ्टी के लिए उसको रख रखा है, तो महिला टीचर क्यों नहीं थी? महिला टीचर क्यों नहीं थी? इसके बावजूद एक साथ में एक और प्रश्न यही है कि उस दिन जब जिला प्रशासन ने, हमारे जिले के कलेक्टर साहब ने जब छुट्टी रखी थी, तो छुट्टी सिर्फ बच्चों की थी, तो शिक्षक विद्या के मंदिर से नदारद क्यों नजर आए? वहां पर कोई भी एक भी महिला शिक्षिका क्यों उपस्थित नहीं थी? इस बारे में भी आप बताइए। इसका अगर इसका निचोड़ निकल जाए, उसके ऊपर बात की जाए, तो सारा मामला यही लगता है कि ये तो सारा प्री प्लान था। छुट्टी, जबकि पेरेंट्स, मतलब जो बच्चों की छुट्टी थी, टीचर की नहीं थी, तो टीचर कहाँ गए? तो प्री प्लान था, टीचर को भी निकाल दो, गार्ड भी भगा दो, कैमरे भी बंद कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये था कि आपका प्री प्लान था ये। तो अगर आपका ये सारे आपकी कमियां हैं, तो आप प्री प्लान है, तो सारा दोष तो फिर संस्था पे आता है, संस्था पे। क्योंकि उस इंसान को दरिंदा कहना भी दरिंदे की वो बेइज्जती है। उसने तो दरिंदों से भी ज्यादा लोग ये नीचे गिर गए हैं, इनको दरिंदा भी क्यों नहीं कह सकते? इसकी पता नहीं क्या है, मेरे पास शब्द नहीं है इनको, इनकी इतनी गंदी हरकत वाले हैं ये। और इनको सजा तो बस यही है कि, और सजा यूं वहां नहीं हो कटघर में, वहां अंदर जेल में, और ऐसे नहीं, उसको चौराहे पे सजा मिले। शिल्पा जी, अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक है और आप वर्तमान में बीजेपी से आप पार्षद भी रह चुकी है, तो आपने अपने लेवल पे भी क्या कोशिश की और क्या, जैसे कि हर बार
आपने देखा होगा कि पिछली बीजेपी सरकार ने अब तक जितने भी केस हुए, तो उदयपुर में जब हमारे उदयपुर जिले से बाहर ऐसे कृत्य हुए तो इस बीजेपी सरकार ने इतने सारे आंदोलन किए, लेकिन अभी वर्तमान में एक स्कूल में इस तरीके का कृत्य हो जाता है तो बीजेपी की महिला मोर्चा जो है वो क्यों बाहर नहीं आई, क्यों उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया? नहीं, चर्चा का विषय तो है यही, लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि देखो, मैं इस चीज़ में ये मानती हूँ कि हम कितना भी आज मुद्दा उठा लें, मोर्चा निकाल दें, सब कुछ कर लें, मैंने क्या कहा कि यहाँ का पुलिस प्रशासन अभी किस में लगा हुआ है। जैसे आज चरस गांजा ये सब भी पकड़ रहे हैं, पुराने अपराधियों की, अभी हम रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, पुराने अपराधियों की इतनी लिस्ट पकड़ ली इन्होंने, इतने अपराधी पकड़ ली। तो क्यों आपके अप्रोच से एक सामान्य आदमी जो अब ये अपराध करके निकला है और वो पकड़ नहीं पाया, जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, अगर पुराना बैकग्राउंड देखा जाए कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया कि वो शातिर हो, ये हो वो हो, तो पुलिस के पास में सीबीआई टीम है, उनकी एक्सपर्ट की टीम है, वो चाहे जहां से उसको चंद मिनटों में ले सकती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन में है इतना दम। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी वजह है या करना नहीं चाह रहे हैं? क्या आप ये मानती है कि पुलिस प्रशासन पे भी इस तरह का कोई दबाव है जिसकी वजह से वो थोड़ी ढिलाई बिल्कुल, का रुख अपना रहे हैं? दबाव या प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो आती इन नेताओं के कारण ही है कहीं ना कहीं। तो चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए, अगर दबाव है उन पे किसी न किसी तौर पे प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं ढिलाई है इस काम में। बाकी कोई उनके लिए बड़ा काम नहीं है, उसको कहीं से भी उठाकर वो ला सकते हैं। जी बिल्कुल। नजमा जी, अभी जैसा कि शिल्पा जी ने बताया कि पुलिस पर कोई ना कोई दबाव है, लेकिन जनता तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला न्याय का मंदिर, न्यायालय से पहुंचने से पहले भी वो पुलिस को मानती है। और अगर पुलिस पर ही इसी तरीके के दबाव अगर बनते रहे तो जनता किसके पास जाएगी? क्योंकि सरकार से मुखातिब होना आम जनता के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठती है और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर इस तरह के कृत्य होते हैं। तो क्या आपका संगठन, जैसा कि आपने बोला कांग्रेस ने पूर्व में भी कोई ऐसे आंदोलन नहीं किए और अभी भी नहीं किए, कि नहीं, कांग्रेस कहाँ बाहर आई अभी आप मुझे बताइए। अभी कही है, कल पूरा दिन ये इन्होंने वहां धरना दिया स्कूल के बाहर, वहां पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा था, उस संस्था में नहीं जाने दे रहा था। हालांकि मैं बाहर थी 2 दिन से, मैं नहीं जा पाई, पर 2 दिन मैंने पूरी न्यूज देखी है, मैंने वीडियो पे देखी है, इसकी वीडियो देखी है सारी मोबाइल पे, कि बहुत सारी औरतें, खासकर वो पेरेंट्स, महिला पेरेंट्स, वो सभी पेरेंट्स थे, वो सभी पेरेंट्स थे। एनएसयूआई था, NSUI एबीवीपी के भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ नहीं है, वहां एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के थे, इसके यूथ के थे, बहुत सारे थे। ये एक किसी संस्था, किसी पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये सभी, हम सभी पेरेंट्स का, जो कि जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनका है, या हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार उसमें जुड़ा हुआ है उनका है, या हमारा पूरे समाज का, हमारे देश का मामला है। हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहली बात जो ये हुई है, ये सारी चीजें, इतनी नेगेटिविटी इस मोबाइल और इन टीवियों की वजह से। क्यों? कि टीवियों में जो सीरियल चलते हैं, जो बालाजी के या वो जो भी हैं XYZ, उनके चलते हैं, उनमें एक एक लेडीज की, एक एक जेंट्स की, आदमी की, औरत की 4-4 5-5 बार एक ही परिवार में शादियां कराते हैं। ये किस संस्कृति को दिखा रहे हैं? ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। अगर तुम्हें, जिसको यहाँ जो इनको रेगुलेट करता है, जो इनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका सवाल बनता है कि तुम इनको छूट कैसे देते हो ऐसी चीज बनाने की? हिंदुस्तान की सारी संस्कृति में तुमने गंदगी घोल दी है। इतना पवित्र देश, इतने पवित्र लोग, इनको सबको सत्यानाश करके गटर बना दिया तुमने। इनकी सोच को, इनकी आजादी को खत्म कर दिया। सब एक ही सोच में, एक ही उसमें उलझ के रह गए कि कैसे क्या होता है। हर इंसान सामने कोई चलता है तो उसको गंदी नजर से देखता है। इनको तो अगर ऐसा कुछ समझ में आ जाए तो इनको जूते मारने चाहिए। कौन होते हैं ये लोग जो हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ते हैं? इनको देश से बाहर निकालो। क्या जरूरत है इनको हमारी संस्कृति को गंदा करने की? कोई जरूरत नहीं इनकी कोई इकोनॉमी देते हैं, क्या देते हैं ये? हम ऐसी इकोनॉमी हमारे देश को नहीं चाहिए। हम तो पत्थर तोड़ के भी खा लेंगे, पर ऐसे लोगों का कुछ भी यहाँ योगदान नहीं होना चाहिए। देखिए, स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी से महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, और एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक, और साथ ही है जिला अध्यक्ष कांग्रेस महिला मोर्चा की।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों महिलाएं हैं और महिला के हितों की बात कर रही है। पार्टी से थोड़ा सा नदारत होकर आज एक महिला के रूप में यहाँ आई है और महिला के विषय में ही चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप दोनों से एक प्रश्न कॉमन पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आज इस स्कूल में एक कृत्य हुआ और ऐसे दरिंदे हर स्कूल में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन उन्होंने उनका कृत्य या तो सामने नहीं आया या फिर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है। तो जो शिक्षा का आयोग है, प्रशासन है और साथ ही आप जो जितनी भी पार्टी हैं, वो क्या ऐसा बड़ा कदम उठाएंगी और उठाना अनिवार्य है, क्योंकि ये जनता की तरफ से आपके लिए प्रश्न है, जो ऐसा कौन सा कदम हो जिससे इन सब जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इन सभी का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए कि आखिर इस तरीके के जो दरिंदे हैं वो सामने आए और जिनके ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमे हैं, इस तरीके के कोई शिक्षक है तो वो वहां पर मौजूद ना मिले। तो इसके लिए हम ऐसी क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जी माधुरी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि आज जिस तरह से स्कूलों का विस्तार हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और मतलब उसमें कम पे आउट पे कहीं से भी स्कूल्स में टीचर रख रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो इन सब की लगाम के लिए मैं तो चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री एक ऐसा कदम उठाएं कि अगर किसी स्कूल में ऐसी वारदात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस स्कूल का बिल्कुल इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उस स्कूल को पूरा ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि सारी जवाबदारी उस स्कूल प्रबंधन की बनती है कि उन्होंने किस प्रकार के स्टाफ को यहाँ रखा, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनका मेडिकल मेंटेलिटी का पता होना चाहिए, उसके बाद उनको रखा जाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हमारी सैलरी कम है ज्यादा है, आदमी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा योगदान स्कूल प्रबंधक का बनता है, वो अपनी जिम्मेदारी से हट और मुकर नहीं सकते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से अभी जो घटना हुई उसमें यही समझ में आया कि सामने वाले प्रबंधक यही कहना चाह रहे कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस टीचर से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, स्कूल आपका है, वो टीचर आपके यहाँ का है, स्टूडेंट आपके यहाँ का है। स्टूडेंट मींस आपका हुआ, मतलब आपके परिवार का हुआ, आपके घर का हुआ, और आपके घर के सदस्य के ऊपर इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो बहुत संगीन वारदात है। और इसको अगर गंभीरता से हमारे शिक्षा मंत्री नहीं लेंगे तो आने वाले समय में और स्कूलों में ऐसी घटना हो तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जी, इसी प्रश्न पर आप क्या उत्तर देना चाहेंगे नस्मा जी? बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर परिवार में ही अगर ऐसे कोई कांटे हों, एक गुलाब होता है उसको तो सुरक्षा देने के लिए उसके कांटे होते हैं, पर ये ऐसे कांटे हैं जो अपने गुलाब को नोचते हैं। क्या उस इंसान के, उस आदमी के बच्चे नहीं है, उनकी बहन नहीं होगी, उनकी माँ नहीं होगी? ये मानसिकता बदलने की है और ये मानसिकता बदली जाएगी घर से। घर से हमें अपने बच्चों को, जो हम बेटी को समझाते हैं ना, वही हमें अपने बेटे को भी शिक्षा देनी है। पहले किताबों में, सरकारी स्कूल की किताबों के पीछे एक लिखा हुआ आता था, एक कोटेक, कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, वो गायब कर दिया जी। ये जो सरकारें आई ना, इन्होंने सारी जो नैतिकताएं सारी पतन कर दिया, नैतिकताओं का जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छे इतिहास थे, वो सारे गंदे कर दिए इन्होंने, उलट पुलट करके अच्छे इतिहासों को दफना दिया, कहीं भी फेंक दिया, और जो गंदी चीजें, जो नफरत फैलाने वाली, वो लेके आ गए। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये देश किसी एक के बाप का नहीं, सबका है, आपका भी है, इनका भी, मेरा भी, सबका देश है। क्यों अपने घर में आग लगा रहे हो? घर में आग नहीं लगानी, हमें घर की आग बुझानी है। हमें सबको एक साथ के, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, उसको हमें उस हिसाब से लेना है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश, जो पहले सोने की चिड़िया थी, भली सोने की चिड़िया नहीं बनने पर एक सुकून भरा, जो कोई कह सके। हम अभी देखते हैं कि फला स्विट्जरलैंड में इतना आराम है, वहां ये है। एक किसी देश का पढ़ रही थी, वहां यूट्यूब पे देखा मैंने कि उसमें पूरे देश में 7 लोग जेल में हैं, वहां पुलिस ही नहीं है, और 7 लोगों को उनको खाना खिलाने के लिए होटल से खाना आता है, वहां घरों में ताले नहीं लगते हैं। तो बताओ, ऐसा देश क्या हमारा देश नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? जो अपराधी हैं उनको सजा दो, उनको अंदर डालो। आप तो अब क्या कहें, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि बस ये फूट डालो और राज करो वाली, और कोई चीज नहीं है। अगर आपको इस देश को अच्छा बनाना है तो मिलजुल के विपक्ष को भी साथ लो, जनता को भी साथ लो, सबसे पूछो, सबसे एक बॉक्स बनाओ, या कोई ऐसी
आईडी बनाओ कि हम अपने सुझाव वहां भेज सके कि अपने देश की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहिए। उनके रोजगार के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार फिर रहे हैं। सेहत के मामले में हम कितना पिछड़ रहे हैं, पर उन चीजों पे ध्यान नहीं है। बस हमें तो अपनी कुर्सी प्यारी है, उस चीज से हटो। कुर्सी कोई साथ लेके नहीं, वहां शमशान में जाएंगे या कब्रिस्तान में जाएंगे तो हम चारों हाथ पैर लंबे होंगे और लोगों के कंधों पे, चार कंधों पे होंगे। वहां कोई ये कुर्सी, पैसा, नाम वगैरह कुछ नहीं आ जाएगा, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे सबसे, भले कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति, किसी का नाम नहीं, बस मैं हर इंसान जो हिंदुस्तानी है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके मेरे शहर को, मेरे गांव को, मेरे राज्य को और मेरे देश को बख्श दो और इसकी जनता को सुकून से जीने दो। सही कह रहे हैं नजमा दी कि ये जो कहा है कि हमारी परंपराएं चली गई है। पहले टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु शिष्य की एक परंपरा थी। आज अगर हम इस चीज को इस जगह पे रख के सोचे तो यार, एक गुरुजी एक शिष्य के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोच के हमारी रूह कांप जाती है। तो वो वातावरण वास्तव में आज नहीं है। आज जब टीचर्स डे आता है तो बच्चियां ही टीचर्स के साथ डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति बदल चुकी है। हमें उस पारंपरिक रिश्तों को वापस लाना होगा, उन रिश्तों की मर्यादाओं को समझना होगा, जहाँ गुरु शिष्य एक सम्मान के रूप में किया जाता था। बैठ के शिष्य गुरु जी की बिठाकर उनकी सेवा पूजा करता था उस दिन और उनकी चरण छूता था। तो वो एक अंदर से भावना रहती थी कि हमारे गुरु जी हैं और गुरु शिष्य एक परंपरा चलती थी। लेकिन आज की पाश्चात्य संस्कृति ने भी इस चीज को प्रभावित किया है, इसलिए मेंटलिटी हम लोगों की काफी डिफरेंट हो गई है पाश्चात्य संस्कृति को लेकर। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी गुरुकुल परंपरा थी, सेम उसी तरह आज के स्कूलों में भी वही वातावरण गुरु शिष्य का होना चाहिए। गुरु पूजा, गुरु वंदन अवश्य किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस से महिला मोर्चा की अध्यक्षता नजमा मे फरोज हमारे बीच में है और साथ ही डॉक्टर शिल्पा जी पामेचा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला ब्रांड एम्बेसडर है। और आज इन दोनों ने महिला के लिए जो कदम उठाए, और मैं मानती हूँ कि आज स्टूडियो में आकर सिर्फ एक बात कह देना ही सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हम भी मीडिया के माध्यम से सभी जनता को भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा जागरूक हो। जिस तरीके से ऐसे कृत्य होते हैं तो तब तक दम मत लो, तब तक सांस मत लो, तब तक पानी मत पियो, खाना मत खाओ, जब तक कि ऐसे दरिंदों को खुलेआम सजा ना मिले। और मैं भी यही चाहूंगी कि पहला कदम हम महिलाएं उठाएं, क्योंकि महिला के हक के लिए सबसे पहली लड़ाई महिला को ही लड़नी पड़ती है। साथ ही सब बनते हैं, लेकिन सबसे पहला कदम हमें स्वयं को उठाना पड़ता है। जैसा कि अभी हमारी शिल्पा जी से एक चर्चा हुई थी किसी विषय पर, एक बच्ची के माध्यम से इन्होंने मुझे बात बताई, वो मुझे बहुत प्रभावित की। कि इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा एक मजाक में भी एक लड़की को टच कर देता है या हंस लेता है तो लड़की को रोते रोते कतई घर नहीं आना है, उसी समय पत्थर उठाना है, आवाज करनी है अपने हक के लिए। और आज हम यही वादा करते हैं, इस हमारा जो ये स्टूडियो है यहाँ से एक ही कसम खा के जाते हैं कि इस तरीके का कृत्य ना तो हम स्वयं सहेंगे और ना हमारे आसपास इर्द गिर्द, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे जिले और हमारे देश में इस तरीके का कोई भी कृत्य होता है तो कानून को ठोस कदम तुरंत उठाना पड़ेगा। और अगर नहीं उठाया तो हम इस स्टूडियो में फिर से ऐसे ही महिला मोर्चाओं को लाएंगी और आपके जो ढिलाई है, जो कानून व्यवस्था है, जो इस तरीके के दरिंदों को सजा कड़ी दिलाने के बजाय नदारत नजर आ रहे हैं, उन पर भी ठोस कदम उठाए। और यही कहना चाहूंगी कि कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन कानून के हाथ आप कम से कम सिमटे नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि सारे ही पुलिस वाले ऐसे विचार रखते होंगे कि किसी बालिका के साथ इतना बुरा कृत्य हो और सजा ना मिले। तो जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं उनसे भी यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम महिला के ऊपर जो ऐसे कृत्य होते हैं इनमें तो आप बड़ा दबाव ना बनाएं और इस तरीके के दरिंदे को सरेआम सजा अनिवार्य रूप से मिले। और इसी के साथ आज हमारा ये न्यूज़ 91 आप सभी से यही वादा करता है कि इस तरीके के कोई भी कृत्य होंगे तो उसका मुद्दा ज्वलंत जो भी होगा उसको इस स्टूडियो के माध्यम से जरूर उठाया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो भी भरसक प्रयास हमारे माध्यम से होंगे वो हम भी करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। मैं माधुरी शर्मा न्यूज़ 91 के साथ और आप सभी का करते हैं आभार। धन्यवाद। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।